एग्जामिनेशन में बहुत कम समय बचा है और आपने अपने मैथमेटिक्स की बुक के सारे टॉपिक्स कर रखे हैं या तो स्कूल में या कर रखे हैं कोचिंग्स में, लेकिन फिर भी भाई कहीं ना कहीं छोटा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो ये कंफ्यूजन की वजह से क्या होता है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन हम करने बैठते हैं वो क्वेश्चन में क्या तो गलत हो जाता है या फिर प्रॉपर आंसर नहीं आ पाता। इसकी वजह से हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये मार्क्स आप अभी देख चुके हो कि आपने प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन दिए होंगे और प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको लगा हो कि आपको अच्छा करके आए हो और आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। जिसके उसमें मिसिंग में दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपका सॉल्यूशन गलत है या आपके फुल स्टेप नहीं थे, आपने शॉर्ट में उस क्वेश्चन को कर दिया है। तो ऐसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए वन शॉर्ट सीरीज, और ऐसी सीरीज में आपका स्वागत है त्रिलोकी सर मैथ्स क्लासेस में। आप हमेशा बने रहिए ऐसी क्लासेस में जिससे कि आपको इस तरह के टॉपिक्स मिलेंगे, और इस सीरीज में मैं सारी तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं सबके वीडियोस बनाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन, और बात करेंगे जीरो से हीरो बनने की। भैया जीरो से हीरो बनने का मीन यहाँ पर क्या है? अगर आपका चैप्टर पूरी तरह से पूरा कागज है तो आप चैप्टर को एंड तक, वीडियो के एंड तक आप देखेंगे कि आप बिल्कुल हीरो बन चुके हैं, पूरा चैप्टर आपका स्ट्रांग हो चुका है, आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल पार्ट को, कि हम स्ट्रांग तरीके से कैसे इसको सीखें, कैसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करें और लिखने का प्रॉपर ढंग क्या होना चाहिए, और दूसरी बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा टॉपिक जो डिवाइडेड है ये 2 चैप्टर्स पे डिवाइडेड है, और ये टोटल जो मार्क्स आता है मैं ये भी बता दूंगा आपको कि एग्जाम में ही हमें 8 मार्क्स का पूरा टॉपिक मिल जाता है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इस बोर्ड के एग्जाम में जब आएगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा रिलेशन फंक्शन से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एक चैप्टर ये भी है, और दूसरा चैप्टर है हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो चैप्टर आता है अबाउट, जो रिलेशन फंक्शंस की मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं, वो अबाउट 5 मार्क्स के आसपास आता है, और ये लगभग हमें एग्जाम में मिल जाता है 3 मार्क्स का। ये अलग से चैप्टर की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम सिर्फ इस चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है? तो आज वीडियो में ढंग से देखिएगा, लिखने का ढंग प्रॉपर देखते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन यहां पर। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स भैया? तो छोटी सी डेफिनेशन मैं बताऊंगा, ओरल बता दे रहा हूं, लिख नहीं रहा मैं। तो सेट्स, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आप जानते हो, कोई भी एक पार्ट ले लीजिएगा, कोई भी वस्तु ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, हमें ले लीजिएगा, कोई भी चीज ले सकते हो आप। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास जो दे रखे हैं हमारे पास सेट्स में वेल डिफाइंड के फॉर्म में। अब भैया वेल डिफाइंड क्या होता है? कलेक्शन तो हम समझ गए, कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई पर्सन ले लीजिएगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है भैया? तो सबसे पहले वेल डिफाइंड को समझने के लिए छोटी सी बात बताता हूं। सबसे पहले आप समझिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया डेज ऑफ द वीक बताइएगा, तो आप क्या बताएंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक बता देंगे। और पड़ोसी से पूछिएगा, किसी और से पूछिएगा, क्या बताएंगे? इस पूरे कंट्री में कहीं से पूछिएगा, वर्ल्ड में कहीं से पूछिएगा, क्या बताएंगे भैया? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? ये कहलाते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब आप कहोगे भैया तो अनवेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा है जो सेट्स में नहीं आ सकता? वो कहलाते हैं, सपोज कीजिए मैं आपसे पूछता हूं भाई कि ये बताइएगा 10 जो हमारे पास प्लेयर हैं, बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया या इन वर्ल्ड कह सकते हो। तो अगर आप मैं किसी से भी पूछूंगा वो कुछ और बताएगा, ये कुछ और बताएगा, मैं कुछ और बताऊंगा, आप कुछ और बताओगे, सबका चेंज हो गया। हो सकता है एक आध प्लेयर मैच कर रहा हो, लेकिन 100% तो नहीं कि 10 प्लेयर सारे मैच करेंगे। भाई 2 कर सकते हैं, 4 मैच कर सकते हैं, 5 मैच कर सकते हैं, लेकिन टोटल मैच नहीं करेंगे। लेकिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पे देखना भैया सारे मैच कर रहे हैं, तो वो कहलाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी वो सेट कहलाएगा। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा है, इसका एक नेम दिया जाता है, इसका लिखा 1 2 3। किससे भी पूछेंगे तो आप ये बताएगा 1 2 3। कोई पड़ोसी पूछेगा, पूछोगे क्या लिख रहा है? 1 2 3। फॉरेन में चले जाइए, क्या लिख रहा है? 1 2 3। आप पूरे इंडिया में चले जाइए, क्या लिख रहा है? 1 2 3। सब यही बताएंगे भैया। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। इसका एक नाम दिया जाता है, जैसे हमारा और आपका नाम है ऐसे ही नाम दिया जाता है भैया। यहाँ मैंने इसका नाम दे दिया कैपिटल ए, कैपिटल लेटर से इसका नेम दे दिया जाता है। तो ये सेट लिखने का तरीका समझ में आ गया, आपको आता भी होगा, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन हो जाता है। लेकिन एक चीज और सीख लीजिए, क्योंकि हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है, वो है इसका सबसेट। सबसेट जो मैंने यहाँ पर एक यहाँ हेडिंग नहीं लिखा है, सबसेट का मतलब होता है सेट के छोटे छोटे पार्ट।
यानी कि इसके छोटे छोटे पार्ट कितने हो सकते हैं सेट के। भैया इसके छोटे छोटे पार्ट का मतलब ये है, एक सबसेट बनाया मैंने 1, एक सबसेट बनाया 2, एक सबसेट बनाया 3, और कौन सा बन सकता है भैया, एक सबसेट बन सकता है 1, 2, एक सबसेट बन सकता है 2, 3, एक सबसेट बन सकता है 3, 1 या 1, 3, एक सबसेट बन सकता है 1, 2, 3। कितने हो गए भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबसेट्स बने। और एक ऐसा सबसेट भी तो हो सकता है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसको हम 5 से नोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सबसेट या एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हम एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एक ऐसा भी सबसेट होगा। तो ये बात आती है, इसको हम 5 से नोट करते हैं। 5 आपने पढ़ा होगा, थीटा पढ़ा होगा, 5 पढ़ा होगा। तो ये एक बात आ जाती है हमारे पास कि इस सेट के भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स, पॉसिबल पार्ट्स बन सकते हैं, छोटे छोटे, इनको बोलते हैं सबसेट्स। तो दो चीज मेरी अब तक क्लियर हो जानी चाहिए, सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। ध्यान रखना कर्ली ब्रैकेट अगर नहीं हुआ कर्ली ब्रैकेट तो सेट गलत है। अच्छा दूसरी बात, सबसेट आपको समझ में आ गई कि इसके पॉसिबल सबसेट्स। एक बात और बता दूं भैया, आप ये पूछेंगे इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, एक चीज आप पूछ सकते हो। तो सबसेट्स नंबर ऑफ, ये मैं पार्ट अभी यहां चल रहा हूं, यहां कुछ नहीं लिख रहा, अभी सिर्फ सेट का पार्ट चल रहा है। नंबर ऑफ सबसेट्स जो निकालते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं इस सेट में 1, 2, 3, उसको 2 की पावर पर रख दीजिए भैया। तो ये 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी पॉसिबल सबसेट जो होंगे इस सेट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट्स बने। अगर इसमें एलिमेंट्स होते 4 भैया, तो इसमें होते 2 की पावर 4 एलिमेंट। ठीक है, समझ गए। इसमें होते 2 एलिमेंट्स, तो इसमें 2 एलिमेंट्स होते 2 की पावर 2 यानी 4 होते। बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो इसका मीन ये होगा, आपको सेट समझ में आ जाना चाहिए, उसको आपको सबसेट समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। चलिए मैं यहां पर इसको करूंगा रफ, क्योंकि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। ये वीडियो में बहुत सारी चीजें हमें बात करनी है, लेकिन कुछ ये जरूरत की थी बताने की, इसलिए मैंने यहां पर इसे शॉर्ट में बता दिया। अब एक और चीज आती है बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट है, वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ गया भैया, इसकी जरूरत कहां थी, हम तो चैप्टर सीखने आए थे यहाँ पर, रिलेशन ऑफ फंक्शन, और यहाँ सर बता रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट्स। भैया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो बताने पड़ेंगे, उसके बाद हम और सारी चीज बताने में थोड़ा सा हमें हेल्प मिलेगी और बहुत जल्दी हम उसको समझ पाएंगे, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट तब होता है जब हम 2 सेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे उसको, प्रोडक्ट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक सेट लिया बच्चों ए, ये लिया 1, 2, 3, और दूसरा सेट ले लिया हमने यहाँ पर बी ले लिया x, y। चलो ऐसे लिख देते हैं, कोई भी एक एग्जांपल से हम जल्दी सीख पाएंगे बच्चों। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं a क्रॉस b, यानी कि एक प्रोडक्ट करना है। तो इसको प्रोडक्ट को कैसे दिखाना होता है भाई, देखो इसका रिलेशन इससे रिप्रेजेंट करना, रिलेशन का नाम ही हम नहीं ले रहे, हमें इसका प्रोडक्ट करना है। 1 का प्रोडक्ट करना है x से, 1 का प्रोडक्ट करना है y से, 2 का प्रोडक्ट करना है x से, 2 का प्रोडक्ट करना है y से, 3 का प्रोडक्ट करना है x से, 3 का प्रोडक्ट करना है भैया y से। इतना काम आप तो कर लेंगे, और इसमें लिखना है आपको, इसे बोलते हैं, देखिए ऑर्डर्ड पेयर में। इसे 1 का प्रोडक्ट किया हमने x से, तो 1, x लिखा, और इसको एक ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से एक पेयर में दे दिया, इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। सब जानते हो, इसमें मैं क्या बताऊं, कॉमा लगाइएगा। फिर 1 का कीजिए भैया y से, फिर भैया 2 का करो x से, फिर 2 का करो y से, भैया कौन सा रह गया, 3 का करो x से, फिर 3 का करो y से। भैया ये हो गए 1x 1y 2x 2y 3x 3y। ये प्रोडक्ट कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके अलावा क्या और कोई प्रोडक्ट आ सकता है इसमें, नहीं आ सकता। कैसे निकालोगे, कितने इसमें एलिमेंट्स हो, इसे बोलते हैं एलिमेंट्स। अंदर जो दे रखे हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैसे निकाले हमने, इसमें एक नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए कितने हैं, 1, 2, 3, नंबर ऑफ द एलिमेंट भैया बी कितने हैं, ये इसको कार्डिनल नंबर बोल देते हैं। तो ये आगे भैया हमारे पास, एक मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, चीजें जरूरी की होती हैं। अगर ए में एलिमेंट्स 3 हैं और बी में एलिमेंट्स 2 हैं भैया, तो एलिमेंट्स हमारे पास ए क्रॉस बी में कितने होंगे, इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बात सबको क्लियर हो रही है भाई।
यानी कि अगर मैं शॉर्ट में और बता दे रहा हूं, जो इसकी चीज भी जरूरत पड़ सकती है, कोई भी सेट में अगर हमारे पास p एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में अगर हमारे पास q एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में p और q का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इतने एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यानी दो चीज क्लियर होनी चाहिए, सेट्स क्लियर होना चाहिए और दूसरी बात क्लियर होनी चाहिए भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए एक छोटी सी बात बता देता हूं, देखिए यहां पर मैंने लिखा है a क्रॉस b, अगर मुझे ये b क्रॉस a करना होता तो ये नहीं होता, b क्रॉस a चेंज हो जाता। b क्रॉस a में पहले आएगा x फिर 1, इसको भी सीख लेते हैं, चलो ये भी काम आ सकता है, जरूर चीज है यहां पर ये x, 1 फिर x, 2 फिर x, 3 फिर कौन सा आएगा भैया x, 3 और फिर कौन सा आएगा y, 1। बिल्कुल जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिएगा, x, 1 y, ऐसा भी लिख सकते हो x, 1 y, 1 2, x, 2 y, 2 x, 3 y, 3, जैसे भी आपका है। मतलब इनका ऑर्डर तो चेंज हो सकता है लेकिन अंदर आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, b क्रॉस a और a क्रॉस b सेम नहीं हो सकती। मैंने आगे पूरा नहीं लिखा है, आप पूरा लिख दीजिएगा x, 1 x, 2 x, 3 y, 1 y, 2 y, 3, ये वहां भी x6 एलिमेंट्स ही आएंगे। एक बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई भैया, आप एक बार फिर देख लीजिएगा, मैं बोर्ड से आधा करने जा रहा हूं, बस आप ये देख लो सेट्स आपको बिल्कुल कंफर्म हो गए, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर नहीं हुई तो भैया मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, आगे का रास्ता बंद है, पहले हमें यहाँ तक क्रॉस करना पड़ेगा तभी तो आगे पहुंचोगे, तो वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ मैंने वही किया है, ए सेट दिया है फिर ये प्रोडक्ट आ गया, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ना। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर रफ ही कर रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ पर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भरा भरा बोर्ड लगेगा तो कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। बस एक चीज और ध्यान देते हैं, वो ध्यान देने की चीज है भैया रिलेशन। अब मैंने आपको दो चीज बता दी, तो तीसरा रिलेशन बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। कैसे भाई, रिलेशन क्या होता है? हाँ एक चीज और देखते हैं, ये मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये बताया था कोई सेट, एक शॉर्ट में लिख देते हैं, चलो बहुत सारी चीजों को हटा के ये शॉर्ट में लिख देते हैं। ये कोई भी बात आएगी, मैं बस एक बात मुझे दोबारा लिखने में फायदा लग रहा है, तो क्यों ना इसको हम समझाने के लिए शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, एक बार इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं भैया, चलो कोई बात नहीं, मैंने रफ कर दिया था, एक बार और फिर लिखूंगा बस, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, x 1, y 2, x 2, y और 3, x, इसे जल्दी समझ में आ जाएगा। मतलब कोई चीज ना इजीएस्ट तरीके से समझने में ज्यादा फायदा है, जो आपके माइंड में बैठ जाए, जब एग्जाम आप देने बैठो तो आपको लगना चाहिए अरे ये चीज तो हमें आती है, हम बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे इस टॉपिक को। तो चलिए कितने नंबर का टॉपिक आता है, वैसे आपको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कितने नंबर का टॉपिक आता है। अब आता है बच्चों रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है भैया? ए रिलेशन इज द सबसेट, मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूं, चलो ए रिलेशन आर, इसको हम कैपिटल आर से नोट करते हैं बच्चों, कैपिटल आर से। ए रिलेशन आर इज दी सब, या फिर उससे पहले सॉरी मैं स्टार्टिंग प्रॉपर करता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ A and B are two non-empty subset, non-empty subset, ये non-empty क्या होता है भैया? non-empty set, सॉरी, non-empty का मतलब होता है जिसमें भैया खाली नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था ये खाली वाला, इसमें कोई ना कोई कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, तो ये खाली वाला नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिखा है इफ A and B are non-empty set, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ध्यान रखना। Then the relation from set, या फिर थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं बच्चों, ज्यादा इजीएस्ट बना देता हूं, तो थोड़ा क्रिटिकल नहीं बना रहे। इफ A and B are two non-empty set, then यहां पर लिखूंगा मैं then any subset of the कार्टेशियन प्रोडक्ट, लैंग्वेज समझ लेना भैया, मैंने क्या लिखा है, दो सेट्स हैं जो कि नॉन-एम्प्टी हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, कोई भी सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन R
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस लैंग्वेज को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, एक बार थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को तो हम सीखने आए हैं, ये तो हमने एक्स्ट्रा सीखा है क्योंकि हमारे पास बेसिक से मिला। अब आपको सबसेट मैंने वर्ड दिया है, वो सबसेट समझा दिया, सेट वर्ड लिया है भैया, सेट समझा दिया, इसलिए मुझे दोनों चीज समझानी पड़ी, वही आपको जरूरत पड़ेगी फंक्शन में। तो एक बार दोबारा लेते हैं, मैं से बता देता हूँ ओरली। कोई भी दो सेट हैं जो नॉन एम्प्टी है भैया, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिएगा, उनका कोई भी इतने सबसेट बनेंगे, उन सबसेट में से कोई भी एक सबसेट जो होगा, सारे सबसेट्स वो रिलेशन कहलाएंगे, सारे सबसेट रिलेशन कहलाएंगे। मैं एक का नाम ले रहा हूं कि कोई भी रिलेशन जो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी, जितने भी होंगे सबसेट वो सारे रिलेशन कहलाएंगे, ध्यान रखना। तो ये उतने सारे, अब कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है भैया रिलेशन के नंबर बता दो कितने बन सकते हैं इन सबसेट में, तो आप क्या करोगे वो मैं बताऊंगा आपको भी, लेकिन पहले ये कंफर्म कर लो कोई भी दो सबसेट्स, वो दो सेट हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद कोई भी सेट हो, सबसेट होगा उसका, वो सेट कहलाएगा रिलेशन। बाकी कितने रिलेशन बन सकते हैं भैया, सपोज कीजिए यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और ये एक पहले एग्जांपल बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूं। इफ देखो एक बहुत ये नोट के फॉर्म में बता रहा हूं, नोट के फॉर्म में अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो छोटी छोटी चीज लिखते जाना बच्चों, ध्यान रखना। मैं यहां पर दे रहा हूं रिलेशन में, अब आ गया इफ, अब इफ आ गया सपोज कीजिए नंबर ऑफ द एलिमेंट, पहले सेट में है p, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, दूसरे में भैया नंबर ऑफ द एलिमेंट q, दोनों में सेम भी हो सकते हैं लेकिन हम अलग अलग लेके चल रहे हैं भैया, p और q। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट a क्रॉस b बताइए भैया, कौन बताएगा आप में से कितने थे? नंबर ऑफ द एलिमेंट a इक्वल टू p, नंबर ऑफ द एलिमेंट b इक्वल टू q, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर बताए थे मैंने p q, सबको समझ में आ गए होंगे। देन अब इसके सबसेट्स, हाँ इसके सबसेट्स मैंने बताए थे, आपको नहीं बताए थे इसके सबसेट? हाँ बताए थे। सबसेट कितने बन सकते हैं मैंने बताए थे कि अगर कोई भी हमारे पास सेट में एलिमेंट है हमारे पास p, तो नंबर ऑफ द सबसेट्स बताए थे मैंने आपको, सबसेट्स के नंबर बताए थे 2 की पावर p, ये तो बताए थे। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे भैया, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये बनेंगे नंबर ऑफ रिलेशन, डायरेक्ट में रिलेशन नाम लिख रहा हूं बच्चों, और ये रिलेशन बनेंगे 2 की पावर p क्यू, इसमें दे दीजिएगा। इतने रिलेशन बन सकते हैं, तो जितने सबसेट बनेंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के उतनी इसके रिलेशन कहलाएंगे। तो ये बात आई होप पूरी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये कुछ क्लियर हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं ले लूंगा आपको अभी, लेकिन फिलहाल तो अभी मैं आपको ये वाली बात समझा रहा हूं कि क्या करना है इसमें। और इसी के साथ साथ बच्चों बताऊंगा मैं इसको फंक्शन की डेफिनेशन, यानी दोनों डेफिनेशन को एक साथ बता देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों, कर दूंगा आपको इसको। ये नोट आपको सबने नोट कर लिया होगा, ये वाला, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, कुछ पार्ट ऊपर करेंगे। और अभी हम फंक्शन पर जा रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन को मैं करूंगा यहाँ, चलो ऊपर कर देंगे इसको, चलो इसको हटा देते हैं, इस पार्ट इसको हटा देते हैं, ये हमने हटाया यहाँ पर, और इस फंक्शन को क्लियर करेंगे यहाँ पर, नीचे की बजाय ऊपर कर देंगे। चलिए अब आता है हमारे पास फोर्थ पार्ट, जो हम यहाँ ले लेते हैं फोर्थ पार्ट, इट इज द फंक्शन। एक बार और लिखेंगे, गड़बड़ हो रहा है, फंक्शन क्या है, और इस फंक्शन को फंक्शंस बोलेंगे बच्चों, बहुत सारी चीजों को। और मैं एक बार छोटी सी बता दूं, वैसे अगर आपको समझने के लिए प्रैक्टिकली बात बता दूं, रिलेशन क्या होते हैं। आपकी फैमिली में बहुत सारी चीजों में देखा होगा, आपके घर में रिलेशन तो आपने ऑलरेडी सुन रखे हैं भाई, कि चाचा, मामा, पापा, आपके बहुत सारे रिलेशंस होंगे, आपकी फैमिली के बहुत सारे रिलेशंस होंगे। वही रिलेशन को आप लीजिएगा कि यहाँ पर अगर कोई भी अगर ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, इसका मतलब ये होता है कि आपस में ही एक दूसरे से रिलेटेड है, ये इसका रिलेशन है, ये इसका रिलेशन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों। अगर यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझी जाए तो शायद आप फंक्शन बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। एक बार ध्यान रखना भैया, ये छोटी मोटी बात याद रखना बस। अब आप कहोगे भैया कि मैं एग्जाम में जाकर तो नहीं बता दूंगा, लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लोगे तो क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आने वाला है। तो भैया ये ऑर्डर्ड पेयर आपको सबको समझ में आ गया, इसका नाम क्या है, इसका ब्रैकेट कैसा होता है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। और कुछ देखा होगा इससे कि एक इस तरह का कर्ली ब्रैकेट होता है, एक कैपिटल ब्रैकेट होता है, तो ये ब्रैकेट का नाम ही यानी पता नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि ऑर्डर पेयर को लिखते कैसे हैं। ध्यान रखना x, y है तो x, y है, इसको y, x नहीं लिख सकते, ये दोनों
इक्वल नहीं होते, इसका भी ध्यान रखना है, छोटी मोटी चीजों को ध्यान रखना है। तो बच्चों यहां पर मैं बता रहा था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। दूसरी बात एक और हमें समझने का ये है कि ये जो कहलाता है, इसकी कहलाती है इमेज। इसका नाम ध्यान रखो बच्चों, एक्स की इमेज क्या है भैया, वाई, और वाई की प्री इमेज क्या है, प्री इमेज। इसको मैं नाम दे रहा हूं प्री इमेज। जरा दो बार नाम याद कर लोगे आप। एक्स कोमा वाई में ये इसकी इमेज है। मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया, यहां पे एक्स कोमा 3 है, तो भैया या 2 कोमा 3 ले लेते हैं, तो 2 की इमेज क्या है भैया, 3। 3 की प्री इमेज क्या है, 2। 2 की इमेज क्या है, 3। 3 की प्री इमेज क्या है, 2। ध्यान रखना, बाद वाला इमेज, इससे पहले वाला इसकी प्री इमेज। ये बात क्लियर हो गई। चलिए ये बात कंफर्म हो गई। अब मैं क्यों सिखा रहा हूं इसको, भैया रिलेशन की डेफिनेशन बताने के लिए सिखा रहा हूं। तो यहां पर बस छोटा सा डिफरेंस देखना रिलेशन और फंक्शन में। आपको रिलेशन सबको समझ में आ गया भैया, कंफर्म। अब आपको बहुत जल्दी से फंक्शन की डेफिनेशन आने वाली है। चलिए बिल्कुल यही रहेगा, ए और बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, बिल्कुल यही सेट्स हैं। सब सेट्स कहलाता है वो रिलेशन, ये भी हमें पता है। लेकिन अब आगे बढ़िएगा, ऐसा रिलेशन जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, हिंदी में समझा रहा हूं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हर किसी की सिंगल इमेज हो भैया, ओनली सिंगल इमेज, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मैंने यहां पर लिखा R1 और इसकी इमेज ली यहां पर इसका एक R1 का लिया, R1 2 2 3 3 4 4 5। इसका मीन ये होगा, मैं ये बताना चाह रहा था, कोई भी रिलेशन को हम ऐसे लिखेंगे। अभी मैंने इसका एग्जांपल नहीं बताया है, इसका एग्जांपल भी बता देंगे कुछ एक छोटा सा। तो यहां पर चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये पार्ट ही बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैंने किया छोटा सा एग्जांपल, ये इसको रफ कर दूंगा मैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको यहां कर देंगे रफ, ये फंक्शन का पार्ट में लेता ही बाद में, पहले एग्जांपल करते हैं भैया। एग्जांपल करेंगे ऊपर, कोई सा एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा। मुझे पता है कुछ बच्चों को बहुत अच्छा आता होगा, एक रिवीजन कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वन शॉट में एक बार तो छोटा सा लगता है कि रिवीजन टाइम का पूरा प्रॉपर होना चाहिए बच्चों। तो यहां पर एक एग्जांपल लिया मैंने, एक रिलेशन R, ऐसे नोट करते हैं बच्चों, x, y ऑर्डर पेयर में दे दिया, सच दैट लिखते हैं इसको x एंड y बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है दोनों, x और y दोनों नेचुरल नंबर है भैया, ये इंटीजर भी नहीं है, ये अदर्स नहीं है, होल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है। और एक रिलेशन दे देते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर। सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक रिलेशन लिखा, इसको पढ़ते कैसे हैं, एक रिलेशन है x को y है ऑर्डर्ड पेयर में, लेकिन x y क्या चाहिए, नेचुरल नंबर है, और रिलेशन है y इक्वल टू x स्क्वायर, रिलेशन बन गया भैया। ठीक है ना, तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। आप अगर सेट में जाओगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन यहां शॉर्ट में बता दे रहा हूं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरी इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे भैया, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ध्यान रखना। तो यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं, यहां पर ए लिख देते हैं, चलो ये ए लिख देते हैं, छोड़ो इसे। ए एक ऐसा सेट देते हैं इसमें 1 2 3 4 और 5 ये यहां तक के एलिमेंट्स हैं। ये मैंने नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत बड़ा रिलेशन बन जाएगा, बहुत बड़ा रिलेशन बन जाएगा। तो उतना हमने बना के हमने क्या किया, यहां पर लिया 1 2 3 4 5, छोटा सा पार्ट ले लिया। तो यहां पर 5 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो x और y में मौजूद है भैया। ये बात क्लियर हो गई। एग्जांपल में दोबारा देख लेते हैं, एक ए सेट दे रखा है, एक इन्होंने रिलेशन दे रखा है x, y दोनों ही a से ले लिए, ध्यान रखना x, y दोनों ही a से ले लिए, और y क्या है हमारे पास x स्क्वायर। और ले लेते हैं आगे थोड़ा सा, इस सेट को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, a को ले लेते हैं हम लोग 1 2 3, थोड़ा सा और बड़ा 3 4 से लेकर और ये 15 तक ले लेते हैं, चलो सही लगा है, 1 से लेकर 15 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब भैया मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को, क्या एग्जांपल मैं क्यों दिमाग मारूं, तो टाइम को खराब कर रहा हूं भैया, दिमाग अगर इसलिए मारना पड़ रहा है कि इसका भैया फंक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। जब रिलेशन
ठीक से आएगा तभी आप फंक्शन में दावत में जा पाओगे, अदरवाइज कोई दावत में नहीं बुलाएगा। रिलेटिव भी दावत में बुलाते हैं भैया, फालतू कोई नहीं बुलाता। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा था, ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। अगर मैं यहाँ पर y x के प्लेस पर 1 रखूंगा, बच्चों यहाँ ध्यान दें, x के प्लेस पर 1 रखा तो y कितना आएगा, ऑब्वियसली 1 ही आएगा। दूसरा, अगर मैं x के प्लेस पर 2 रखूंगा तो y के प्लेस पर क्या आएगा, y 2 का स्क्वायर यानी कि 2,4 हो गया। अब आएगा दूसरी बार 3 रखा तो यहां पर आएगा भैया 3 3 जा 9, और हमने रखा 4 तो 4 4 जा 16, लेकिन 16 भैया यहां पर नहीं है, यहां लास्ट 15 तक दे रखा है। तो ये x y जो है y भी a से आना चाहिए और x भी a से आना चाहिए, तो y a से नहीं आ रहा, ये रिलेशन हमारा यही खत्म हो जाएगा। तो ये रिलेशन की बोलते हैं सेट-बिल्डर फॉर्म और इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। मैं नाम लिख दे रहा हूं, रोस्टर फॉर्म। अगर आपने सेट थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा तो आपको सबको पता होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म भैया क्या होती है। चलो ये आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखते हैं हम लोग, डोमेन एक नाम आपने सुन रखा होगा, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो रेंज पहले लिखूंगा मैं और फिर लिखेंगे कोडोमेन। ये दो तीन चीजों को कभी कभी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तो कभी कभी आपसे डिस्कस किया जा सकता है भैया। जो पहले एलिमेंट्स हैं वो डोमेन। भैया एक चीज बताऊं मैं आपको, रिलेशन और फंक्शन का जो हमें मेन पार्ट सीखने जा रहे हैं उनका कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। आप कहोगे सर तो कई टाइम हमारा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन अभी हम जहां सीखना चाहिए था वो तो हमने सीखा ही नहीं। बिल्कुल अभी सीखने जा रहे हैं, लेकिन पहले ये थोड़ा सा पार्ट कंफर्म हो जाएगा तो काइंड्स ऑफ अ रिलेशन और काइंड्स ऑफ अ फंक्शन तो आपको इतने बढ़िया आने वाले हैं, बस आप चिंता मत कीजिएगा, बस छोटी सी पार्ट सीख लीजिएगा। डोमेन, डोमेन के एलिमेंट्स कौन से हैं भैया, पहले वाले एलिमेंट कहलाते हैं 1, 2, 3। सेकंड वाले एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में रखना है, ध्यान रखना है 1, 4, 9, 1, 4, 9, यानी सेकंड एलिमेंट का अगर एक सेट बना दीजिएगा उसे रेंज बोलते हैं, और फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दीजिए उसे बोलते हैं डोमेन, याद रहेगा। और इसके बाद कोडोमेन क्या होता है, ये पूरा सेट जहां से कि ये एलिमेंट्स लिए गए हैं ये कहलाता है कोडोमेन, जहां से कि रेंज ली गई है, जहां से रेंज ली गई है, रेंज ली गई है 1, 2, 3 से लेकर और 15 तक। मुझे लग रहा है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल को मैंने क्यों कराया था, आपको फंक्शन को समझाने के लिए। ये कंफर्म है भैया, एक बार फिर देख लो, मैं इधर साइड में हो जाता हूं, कोई भी प्रॉब्लम। एक सेट है, ये रिलेशन है, इसकी रोस्टर फॉर्म में लिखा, डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखा। अब आते हैं हम लोग सीधा सीधा रिलेशन के बाद फंक्शन पर। तो मैं ये वाला पार्ट रफ करूंगा, ये वाला पार्ट रफ कर लेते हैं, चलो यहां पर कर लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आता है हमारे पास फंक्शन, सीधा सा पार्ट, यानी कि ये दो टॉपिक स्ट्रॉन्ग अभी अभी होने चाहिए, जिससे हम काइंड्स ऑफ द रिलेशन और काइंड्स ऑफ द फंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जिससे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं डायरेक्ट करा दूंगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, आप क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। तो भाई यहां पर ले लेते हैं हम लोग फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जितने भी रिलेशन होते हैं वो फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते भैया। रिलेशन ही फंक्शन कहलाते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं बनेंगे, कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएंगे, बस यही यहाँ कंफ्यूजन को हमें दूर करना है, बढ़िया तरीके से करना है। तो यहां पर सबसे पहले कोई भी रिलेशन, ए रिलेशन, मैं छोटी सी लैंग्वेज लिख दे रहा हूं, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। Function if every element या on set A, एक सेट A, जैसे हमने यहाँ A लिया था, वही सेट से A एक कोई सेट नहीं, ऑन सेट का देखो, यही इसे हटा दो। A relation R from set A to set B is called relation function if every element having one and only one इमेज, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, एंड डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी,
मैं एक बार दोबारा इसको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पहले आनी चाहिए। डायरेक्ट कभी कभी डेफिनेशन वाइवास में पूछ ली जाती है, इंटरव्यूज में पूछ ली जाती है, पहले दी आनी चाहिए। कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता। फंक्शन वाला जो रिलेशन, जितने रिलेशन है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जितने भी हमारे पास सबसेट्स बनेंगे वो सारे रिलेशन तो कहलाएंगे, लेकिन सारे सबसेट फंक्शन नहीं कहलाएंगे। कब कहलाएंगे फंक्शन? फंक्शन तब कहलाएंगे जब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, सिंगल इमेज। अब इसका मतलब मैंने आपको इमेज तो बता दी भैया, 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 9, ये आपको पता लगे। अब आप ये बताओ 1 की इमेज 1 है तो क्या 2 की इमेज भी 1 है क्या? ये 1 की इमेज क्या कोई दूसरी नहीं है क्या? 1 की इमेज एक से ज्यादा तो नहीं है, 2 की इमेज एक से ज्यादा नहीं है, 3 की इमेज एक से ज्यादा नहीं है। यानी ये रिलेशन फंक्शन भी कहला सकता है। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये रिलेशन को आर से और फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं। ये बात सभी को क्लियर हो गई? तो यहां पर जो भी बात आएगी ये रिलेशन फंक्शन भी कहलाएगा। अब कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा भैया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर आप डिनोट कैसे करते हैं समझ आ गई? एफ सच दैट, इसको आर से, इसको एफ सच दैट ए टू बी, कभी कभी बी टू ए भी हो सकता है। अगर सपोज कीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने बी क्रॉस ए किया है, आपने ऐसे किया है भैया, और इसके सबसेट्स बनाए तो ये कहलाएगा एफ सच दैट बी टू ए। ये कंफर्म हो गया सभी को? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहां पर आते हैं बच्चों, कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आपके कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। चलिए सबसे पहले लिखा 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन इसको R1 लिखते हैं, इसको R2 लिखते हैं। 1, 3, 1, 5, 2, 6, 3, 9। आप लोगों से पूछूंगा भैया क्वेश्चन, पहले वाला रिलेशन फंक्शन है या दूसरा वाला रिलेशन फंक्शन है? दोनों में से एक तो फंक्शन बन रहा है, एक फंक्शन नहीं बन रहा। आप पहले कंफर्म करो अपने आप में, सेल्फ में कंफर्म करो भैया। 1 की इमेज एक से ज्यादा नहीं है, 2 ही है। 2 की इमेज एक से ज्यादा नहीं है, 3 ही है। 3 की इमेज एक से ज्यादा नहीं है, 4 है। 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है। लेकिन यहां पर ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। लेकिन क्या ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा बच्चों? चेक करो, 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 है। यहां सी वैसे ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। 1 की 2 इमेजेस आ गई, 1 की 2 इमेजेस आ गई, एक 3 आ गई, एक 1 की 5 आ गई। बात क्लियर हुई भैया? लेकिन एक बात, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां एक हमने लिखा R3, R3 में क्या लिखा भैया? R3 में लिखा, सॉरी R3 में लिखा 1, 2, 3, 2, 5, 2। क्या ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा? इसे चेक करो। ये तो आपने बता दिया कि फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है? सोच के बताओ। 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 2, 5 की इमेज 2। भैया 1 की तो सिंगल इमेज ही है ना 2, 3 की भी सिंगल इमेज है लेकिन 2, और 5 की भी सिंगल इमेज है वो भी 2। तो भैया इमेज तो एक जैसी हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की तो सिंगल इमेज ही है ना, तो ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। तो होपफुली आपको रिलेशन और फंक्शन का कंफ्यूजन तो कम से कम खत्म हुआ होगा अभी। लेकिन मैंने ये सारी चीज इसलिए बताई क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं आपको काइंड्स ऑफ द रिलेशन और काइंड्स ऑफ द फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आइए आगे सीखते हैं। अब करते हैं बात काइंड्स ऑफ रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसको सीखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो आइए सीखते हैं, इसी तरीके से सीखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सीखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, वैसे तो बहुत सारे तरह के रिलेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ खास जो एग्जाम में इनकी जरूरत पड़ने वाली है वही लिखे हैं, क्योंकि सारे बताऊंगा तो वन शॉट वीडियो बहुत बड़ा होता चला जाएगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बच्चों? इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जब बच्चे क्वेश्चन तो करते हैं, क्वेश्चन निकालते भी है, कभी कभी सीखते हैं, तो कंफ्यूजन की वजह से वो गलत कर जाते हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन कोई भी नहीं बनेगा, इस तरह से सिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, छोटी सी लैंग्वेज देते हैं। ए रिलेशन आर से नोट करते हैं ऑन सेट ए, एक सेट पर, एक सेट दे रखा है ए इज कॉल्ड
रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ क्या भैया, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आर में ए कॉमा ए जरूर होना चाहिए किसी सेट में जो भी एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। भैया इसको मैं लैंग्वेज को दोबारा समझाऊंगा, हिंदी में बता देते हैं। जब एक एग्जांपल से बता, एक एग्जांपल से बल्कि ज्यादा समझ आएगी, हमारे पास रिफ्लेक्स समझ में आ रहा है एक्चुअली। इफ कोई भी भैया एक सेट ले लीजिएगा ए 1 2 3, ये एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको, एक बार में समझना बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैंने एक रिलेशन बनाया भैया, यहां पर बनाया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 1, कुछ अलग लिख दीजिएगा, 1, 2 तो हमने लिख दिया, चलो इतना ही रहने दीजिएगा। अब यहां पर एक सेट दे रखा है, सेट में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, यहां पर 1 है, तो इस रिलेशन में ये देखना है आपको क्या 1, 1 है कि नहीं है भैया। अब देखो 2 है कि नहीं है, हटाओ, 3 है तो 3, 3 होना चाहिए, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी सेम इमेज, यानी कि उसकी इमेज उसकी प्री इमेज दोनों सेम होनी चाहिए। ये बात क्लियर हुई, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स यहां पर, अब ये हो ना हो कोई खास अंतर नहीं पड़ता, ये वाला ये दो दे रखे हैं, ये हो भी या ना भी हो इनसे खास अंतर नहीं पड़ेगा, ये तीनों होने चाहिए भैया। इसका मतलब ये होगा अगर इस एलिमेंट में सपोज कीजिए 4 एलिमेंट होते 1, 2, 3, 4, तो इसमें जो रिलेशन में 1, 1 होना चाहिए था, 2, 2 होना चाहिए था, 3, 3 होना चाहिए था, 4, 4 होना चाहिए था। अगर इनमें से कोई एक भी कम कर दिया जाए, सपोज कीजिए मैंने यहां से भैया ये हटा दिया, अब आप कहेंगे भैया 1, 1 तो है, 2, 2 तो है, 3, 3 तो नहीं है, ये फंक्शन, ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी भी 1, 1 हो गया, 2, 2 हुआ, 3, 3 नहीं हुआ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी एलिमेंट्स सीधा सीधा काम कीजिएगा, तो यहां पर जब 3, 3 भी हो गया तब हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव बना। अब कोई भी एलिमेंट है या नहीं, हमें और इससे कोई मतलब नहीं है। ये बात क्लियर होगी भैया? बिल्कुल क्लियर। चलिए अब आएगी बात, एक और चीज ले लेते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक वाली बात की, बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी से हम करेंगे इस बात को। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, वही लैंग्वेज लिखूंगा, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड, छोटी छोटी लैंग्वेज लेते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हो इस तरीके से, कॉल्ड सिमेट्रिक। अब ऐसे नोट्स बनाने का इतना टाइम तो नहीं है, फिर भी अगर आपको लगना है कॉपी पे तो आप कर सकते हो, नहीं तो वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन इफ, बच्चों ध्यान रखना, a, b belongs to R, अगर a, b belongs to R है, then b, a belongs to R also, दूसरा होना चाहिए, अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए, for all a, b belongs to A, इसके A के जो भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए ये प्रोसीजर होना चाहिए, a, b है तो b, a होना चाहिए। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? यहां पर एक एग्जांपल फिर से कर देते हैं भैया, एग्जांपल से चीज जल्दी समझ में आती है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, लैंग्वेज प्रॉपर पता होना चाहिए। जब प्रॉपर करेंगे तो हमें इसमें एग्जाम में जब क्वेश्चंस करते बैठते हैं तो ये लैंग्वेज की जरूरत पड़नी ही होती है। चलिए एक एग्जांपल फिर लेते हैं भैया, एग्जांपल लिया मैंने, वही ले लेते हैं 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 लिखा, यहां पर एक मैंने रिलेशन लिखा, रिलेशन कोई भी अपनी तरफ से बना दिया, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2 और 2, 2। भैया ये रिलेशन हमारे पास देखना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, एक बार नहीं समझ में आएगा। आपने 1, 1 इसे हटा दीजिए, चलिए 2, 2 इसको बात नहीं कर रहे हम सिर्फ वो बात करेंगे जैसे यहां पर 1, 2 है बच्चों, इसका जस्ट रिवर्स होना चाहिए, यानी 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। यहां देख लीजिए नीचे, समझ में आ जाएगा। 1, 2 है तो 2, 1 है कि नहीं है।
दूसरा ये दे रखा है 1,3 ये वाला भैया, ये वाला देखो 1,3, तो क्या 3,1 है क्या? नहीं है भैया, 3,1 भी है, 3,1 बस, ठीक है। यानी दो बात तो क्लियर हो गई, ये भी है तो ये भी है। अब बात आएगी 3,2 दे रखा है इन्होंने, 3,2, तो क्या 2,3 भी दे रखा है भैया? 3,2 दे रखा है, इसलिए 2,3 होना चाहिए, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं थी भैया। यहाँ 2,3 तो है ही नहीं, तो ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा दूं, एक पार्ट और बढ़ा दूं इसमें, मैं कर रहा हूं भैया यहाँ पर इसको खत्म, ये वाला 2,3 भी होना चाहिए। यानी और से मतलब नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, और 3,2 है तो 2,3। नहीं होता तो कोई बात नहीं, नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं थी। अगर सपोज कीजिए यहाँ दे रखा होता 1,1, 2,2 और 3,3, भैया क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है? रिफ्लेक्सिव तो है ही, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है इस सेट के लिए। अब आप ये बताओ क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक बताओ भैया, यहाँ पर 1,2 है ही नहीं, 2,3 है ही नहीं, तो उसका रिवर्स की जरूरत क्या है? तो ये सिमेट्रिक ही कहलाएगा। इस बात को मैं थोड़ा सा ऐड कर दिया रास्ते में बीच में। तो ये बात सबको समझ में आ गई भैया, रिफ्लेक्सिव सबको क्लियर हो गई, सिमेट्रिक सबको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। बहुत शॉर्ट में समझ लो बच्चों, एक एग्जांपल से जरूर समझ लेना, क्योंकि एग्जांपल थोड़ा सा जल्दी से समझ में आ जाता है। चलिए एक बात करते हैं ट्रांजिटिव की ओर। चलिए इसको हटा देते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई भी डिस्कशन करना हो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए एक कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि यहाँ बहुत कुछ थोड़ा सा कुछ रह गया है, छोटा पार्ट, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो भी कंफर्म हो जाता है, लेकिन रहना ही नहीं चाहिए। एक बार में फिनिश करना है भैया कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक बार में फिनिश क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन, एक बार में फिनिश। एग्जांपल देख लो, नहीं वीडियो समझ में आ रहा है एक बार दोबारा देखने की कोशिश करो कि सर ने क्या बताया है। तीसरी बात आती है बच्चों ट्रांजिटिव। अब इसको यही लैंग्वेज स्टार्ट करूंगा, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, ये तो लिखूंगा ही मैं, इज कॉल्ड, ये को याद करने में कितना आसान है, सारी की एक सी तो लिखी है मैंने, ए रिलेशन, तो यहां पे लिखूंगा इज कॉल्ड, क्या लिखूंगा बच्चों ट्रांजिटिव इफ, देखो वहां पर बस सारी लैंग्वेज है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और इससे दूसरा स्टार्ट हो रहा है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखो भाई ए और कॉमा बी भी आर में है, और बी से स्टार्ट हो गया दूसरा आगे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देन भैया यहां से बी और बी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। ऑल्सो दोबारा देख रहा हूं मैं भैया, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, एंड में दीजिएगा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन A comma C belongs to R also, then R is called, चलो मैंने ऊपर तो लिख ही दिया है, for all लिख देते हैं पर, for all कहां से लिया, A B C कहां से लिए गए, A से, इस सेट से लिए गए A B C, जितने भी एलिमेंट्स लिए गए इससे चल रहा है अभी हमारा रिलेशन। चलो भाई एक ही परिवार से, एक ही परिवार की बात कर रहे हैं, दो परिवार की, हम A और B की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही परिवार की बात कर रहे हैं। तो भैया एक बात फिर समझ लेते हैं दोबारा, एक ऐसा रिलेशन, एक एग्जांपल से और समझेंगे, तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें a कॉमा b भी है, b कॉमा c भी है, तो a कॉमा c भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल और से, तो मैं इसको यहां रख कर देते हैं, चलो ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए यहां पर हम करेंगे छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं ट्रांजिटिव का। तो ये एग्जांपल लिया मैंने, यहां पर कोई एक सेट दे रखा है 1 2 3, चलो इसी छोटे से एग्जांपल को ले लेते हैं तो सारा सेम होता चला जाएगा। मैंने रिलेशन बनाया भैया 1, 2 1, नहीं पहले 1, 1 ले लेते, 1, 1 1, 2 2, 3 1, 3 और 3, 3। अब आपसे ये पूछा जाएगा भैया कि आप ये बताइए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, सोच के बताना। 1, 1, 1, 2 ध्यान रखना,
यहां पर आ रहा है वो यहां बता दे रहा हूं समझा के 1,1 और 1,2 ध्यान से देखना, यानी कि ये ऐसा फॉर्म में आ रहा है a, b और b, c, जो ये बीच वाले पार्ट दोनों सेम है कि नहीं, तब हमारे पास a, c होना चाहिए, यानी इसमें जो ये हटा दिया जाए तो 1,2 भी होना चाहिए। क्या 1,1 और 1,2 है तो 1,2 है कि नहीं है भैया, यही वाला है कि नहीं। चलिए दूसरी बात आइएगा 2 से, हाँ यहाँ एक चीज और समझ सकते हैं, क्या 1 से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, या 1,1 है तो 1 से भी दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों में 1,2 भी होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। एक बात दूसरा ले लेते हैं, और भी सारे होने चाहिए रिलेशन ऐसे, मतलब एक से काम नहीं चलेगा, अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो ये रिलेशन ट्रांसलेट नहीं कराएगा। अब दूसरे पे आ जाओ भैया 1,2, 2 से कोई दूसरा स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है 2,3, यानी 1,2 तो 2,3 भी है, तो इसका मतलब ये 1,3 भी होना चाहिए भैया, 1,3 भी है। अब दूसरी बात पे आइएगा, यहां से हटा दो इसको, यहां से 3 से कोई और स्टार्ट हो रहा है, 2,3 है तो 3 से कोई और स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, यानी 2,3 है और ये आ गया 3,3, तो यहां पर ये 3 हटा दीजिएगा, 2,3 भी होना चाहिए, 2,3 भी है भैया। अब सारे तो इसमें आ गए, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो कोई नहीं टच कर रहा है, ये 3 से हो रहा है 1,3, मतलब ये देखना है कि जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले से कोई दूसरा स्टार्ट हो तो नहीं रहा कहीं, अगर नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं है बच्चों, लेकिन अगर हो रहा है तो ये आपस में ये फॉर्म में जरूर होना चाहिए, a, b belongs to r, b, c belongs to r, यानी a, b है, b, c है, तो a, c भी होना चाहिए इस रिलेशन में। ये बात क्लियर हुई। एक बात और छोटी सी बताऊं तो जल्दी समझ में आएगी, चलो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, वो कंफ्यूजन सब खत्म हो जाएगा। चलिए खत्म करते हैं उसका कंफ्यूजन। मैंने एक नया रिलेशन बनाया, वो रिलेशन है 1,1, वो है 2,2, वो है 3,3, एक नया रिलेशन बना लिया, किससे, ए से। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ सोच के, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, जल्दी बताओ भाई सोच के, सोचो दिमाग लगाओ सब लोग। अब मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्सिव है भैया, 1 है तो 1,1 है, 2 है तो 2,2 है, 3 है तो 3,3। अब बता दो भैया ये सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक है क्या नहीं, सोचो जरा। यह सिमेट्रिक इसलिए है ये क्योंकि यहां पर कोई 1,2 नहीं है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है 2,1 भी होता, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। यहां कोई 1,3 नहीं है जिसकी जरूरत पड़ती है 3,1 भी होता, नहीं है तो जाने दो उसे, होता तब उसका रिवर्स होता, लेकिन यहां पर हमारे रिवर्स की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी 1,1, 2,2, 3,3 है। ये बात कंफर्म हो गई है। अब तीसरी बात को ले लेते हैं, और वो बात है हमारे पास ट्रांजिटिव। ये फंक्शन ट्रांजिटिव है कि नहीं, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सबको समझ में आ जाना चाहिए, सिमेट्रिक भी है क्योंकि यहां पर 1,2 है ही नहीं तो 2,1 की जरूरत नहीं है, 3,1 है ही नहीं तो 1,3 की जरूरत नहीं है। तीसरी बात आती है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का मैंने क्या बताया था, a, b और b, c यदि है तो a, c होना चाहिए। इफ and here is present a, b and b, c then required a, c, लेकिन यहां तो हमें जरूरत ही नहीं है भैया, यहां तो 1 से कोई दूसरा स्टार्ट हो ही नहीं रहा, यानी कि यहां पर कोई ऐसी फॉर्म है ही नहीं जिससे कि हमें b, a की जरूरत पड़ेगी, है ही नहीं। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, भैया 1 से कोई 2 है ही नहीं, 1, 2 और 2, 3 कुछ नहीं है, काम खत्म। यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये बात सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई, होपफुली सभी को हो गई होगी। बहुत अच्छी तरह से कोशिश करो बच्चों। तो ये रहे सारे काइंड्स, लेकिन एक बात और बता दी जाए, एक बात ये है बच्चों, मैं यहां से यहां लिख देता हूं, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि आपसे एग्जाम में बात करेगा बच्चों कि द रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। आपको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी, यानी उस फंक्शन में ये बताना है आपको रिलेशन में कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर ये तीनों ही हैं तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा।
ये बात सभी को कंफर्म हुई। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, साइड में हट जाता हूँ। यानी कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। होपफुली ये सब कंफर्म हो जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ फंक्शन, इसको हम यहाँ करते हैं रफ। और काइंड्स ऑफ फंक्शन भी हम शॉर्ट तरीके से सीखेंगे, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं देंगे हम लोग, शॉर्ट तरीके से कैसे सीख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये रिलेशन ऑफ फंक्शन, लेकिन कभी कभी क्या है हम उसे बहुत टिपिकल सा बना देते हैं, बहुत डरावना सा बना देते हैं। चलिए अब आता है हमारे पास काइंड्स ऑफ फंक्शन। भैया काइंड्स ऑफ फंक्शंस कर देते हैं, चलो इसे, ठीक है, काइंड्स ऑफ फंक्शन। अब आज को एक मैं और पार्ट बताऊंगा इसमें जो हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। भैया सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 3 और फिर लिखूंगा 4, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा इनटू फंक्शन, नाम याद कर लो भैया, इनटू फंक्शन, यहां पर कर दो इसको ये। उसके बाद लिखूंगा ऑन टू फंक्शन, नाम याद हो गया, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, तो याद हो जाएंगे। इसका एक नाम और है भैया सरजेक्टिव, ये नाम याद रखो, सरजेक्टिव। इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है सरजेक्टिव। जैसे होता है ना कि भैया एक अपना पेट नेम हो गया, एक अपना प्रॉपर नेम जो डॉक्यूमेंट्स में हो गया, तो दोनों ही नेम एक ही चीज की है भैया। अब आता है वन फंक्शन, ये चारों नेम याद करो बच्चों पहले। फिर आता है मेनी वन फंक्शन, ये चार नेम आपको याद हो जानी चाहिए। क्यों बता रहा हूं चार नेम? और वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव, एक नाम और भैया इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, यानी कि इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका दूसरा नाम नहीं है, इन दोनों का सेकंड वाले का और थर्ड वाले का एक एक नाम और है, और वो है ऑन टू फंक्शन का नाम सरजेक्टिव और वन फंक्शन का नाम इंजेक्टिव। ये तो आपको कंफर्म हो गया। अब होते क्या है यहां पर हम आते हैं, तो आज मैं आपको थोड़ी मैपिंग से इसको इजीएस्ट बनाता हूं, कोई लैंग्वेज नहीं लिखा है, लैंग्वेज लिखाने में टाइम हम बहुत खराब करेंगे, तो आज मैपिंग की बात करता हूं बच्चों। चलो सपोज कीजिए यहां पर आपके पास दो सेट है और इन दो सेट से आपका एक रिलेशन बनना है A to B, सॉरी इसको लिख देते हैं A to B, एक एस रिलेशन नहीं है, फंक्शन करना है, बताओ F फंक्शन A to B, A से B तक का एक फंक्शन बनना है भैया। उस फंक्शन में A के कुछ वैल्यू दे रखी है 1 2 3 या x y z ले देते हैं, x y z, और यहां ले लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक ऐसा फंक्शन जो A to B तक है, A के एलिमेंट्स हैं x y z और भैया B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये बात कंफर्म हुई। अब हम बात करेंगे मैपिंग की। ये मैपिंग क्या मोबाइल है भाई, ये मैपिंग सीखने की चीज है, आगे की क्लासेस में बहुत काम करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इनटू की। तो बच्चों मैपिंग से अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है कोई फंक्शन, तो इस तरह से दो ओवल शेप बनाते आए हैं, शायद आपने सेट्स में किया होगा ये। तो सेट्स के बाद यहां पर लिखिएगा A, ये लिखिएगा B और इनके बीच में लिखिएगा फंक्शन। ये फिगर ढंग से देखिएगा, A के एलिमेंट लिख दो x y z, B के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4। भैया इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। कभी भी मैपिंग बनाओगे आप, हायर क्लासेस में बनाओगे, जरूर पड़ेगी। तो पहला वाला डोमेन, दूसरा वाला कोडोमेन, में बहुत सारी चीजें नहीं लिख रहा, ये शॉर्ट में बता रहा हूं बच्चों। जब सपोज कीजिए जब हमें इसकी इमेज ये है, इमेज सब जानते हो ना, x और y, तो भैया x की इमेज क्या है y, और y की प्री इमेज क्या है x की इमेज क्या है y की प्री इमेज क्या है x। पहला वाला एक प्री इमेज और दूसरा वाला इमेज, ये बात कंफर्म हो गई भैया। चलिए अब मुझे यहां पर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए x की इमेज है 1, y की इमेज है 2, z की इमेज है, कोई सी भी लिख देते, चलो 4 लिख देते हैं, कोई सी भी लिख सकते हो, 3 लिख सकते थे, 4 लिख सकते थे। अब आप इसमें एक चीज देखना दोनों में, और दूसरी एक और बना देना बच्चों, यहां भी बना देना दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और ये भी A और B लिख लेते हैं, तो दोनों से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये आ गया x y z 1 2 3 या 4 नहीं लिख रहे, तो यहां से इसकी इमेज ये
इसकी इमेज ये आपस में, या चलो सिंगल सिंगल ही देते हैं, छोड़ो इसे, अभी हम कंफ्यूजन नहीं कर रहे, हम सीधे सीधे इमेज देते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसकी इमेज है और ये इसकी इमेज है। यानी x की इमेज में आपसे पूछूं क्या है, 1, y की इमेज क्या है 2, z की इमेज क्या है 4, मैं आपसे पूछूं 1 की प्री इमेज क्या है x, 2 की प्री इमेज क्या है y, 4 की प्री इमेज क्या है z, ये कंफर्म हो गया। x की इमेज क्या है 1, y की इमेज क्या है 2, z की इमेज क्या है 3, कंफर्म। x 1 की प्री इमेज क्या है x, 2 की प्री इमेज क्या है y, 3 की प्री इमेज क्या है z, एनी कंफ्यूजन नॉट। अब बच्चों यहां पर हम एक कंफ्यूजन दूर करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनटू फंक्शन एंड ऑनटू फंक्शन, एक बार में कंफर्म हो जाएगा। अब ये बताओ, यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। देखो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है यहां पर जिसकी की प्री इमेज नहीं है। देखो 3 की प्री इमेज नहीं है भैया, लेकिन यहां पर कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी की प्री इमेज नहीं है, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज दे रखी है, लेकिन यहां पर एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी की प्री इमेज नहीं है। तो जहां पर कोई भी एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जिसकी की प्री इमेज नहीं हो, ज्यादा हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, तो ऐसे फंक्शंस को कहते जाते हैं हम लोग इनटू फंक्शन। याद रखो इनटू फंक्शन। और ऑनटू फंक्शन कौन से होते हैं, जहां पर हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहां और यहां कंफ्यूजन दूर करो बच्चों, पहले तो इनटू और ऑनटू में, होपफुली ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब मैं आता हूं 1 1 पर। भैया 1 1 के लिए आप फिर वही मैपिंग करेंगे, मैपिंग से जल्दी समझ में आ जाएगा, मैं लैंग्वेज नहीं समझा रहा इसलिए। ए और बी, देखो भैया, हालांकि देखो ये दोनों 1 1 ही है। 1 1 का मतलब है कि एक एलिमेंट का सिर्फ सिंगल एलिमेंट से अटैचमेंट होना चाहिए। एक एलिमेंट की सिंगल अटैचमेंट का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको लिख दिया x, y 1 2 3, इसकी और इसकी सिंगल, यानी ये सारे जो कहलाएंगे, कोई ऐसा दो एलिमेंट से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, सिंगल का सिंगल, यानी जितने भी एलिमेंट यहां हैं उनकी प्री इमेज सिंगल होनी चाहिए। चलो मैं दूसरा बनाता हूं एक और, तब जल्दी समझ में आएगा। एक तो अभी मैनी वन, इसको बोलते हैं मैनी वन। तो मैनी वन के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये लगाया मैंने a, ये लगाया b, ये लिखा मैंने x y z, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप बच्चों। तो मैंने यहां पर क्या किया कि x की इमेज भी 1 है और y की इमेज भी 1 है। इमेज तो हो सकती है, सॉरी मैं ये कर रहा हूं, इसको दोबारा लिख देता हूं। मैं बोल रहा था आपको कि x की इमेज और y की इमेज दोनों की सेम है, और वो है बच्चों 1, ठीक है। और z की इमेज है हमारे पास 3, यानी एक एलिमेंट की प्री इमेज एक से ज्यादा हो। यहां से ले लो, ये थोड़ा साफ नहीं बना, मैं इसको दोबारा बनाता हूं। चलिए ये दोबारा बनाऊंगा तो समझ में जल्दी आएगा। ये मैंने बनाया मैपिंग ए, ये मैपिंग की बी की, यानी कि डोमेन कौन सा कहलाता है, पहला वाला। दूसरा वाला कौन सा कहलाता है, कोडोमेन। ये प्रॉपर ओवल शेप में बनाना आप लोग, ये मैंने तो थोड़ा सा रफली बना दिया है। ये आगे बच्चों x y z, चलो ऐसे लिख देते हैं। और ये आ गया 1 2 3, यहां x y ही लेते, ज्यादा नहीं ले रहे। ये आ गया बच्चों इसकी इमेज ये एक और लेते हैं z की इमेज आ गई 3, ये वाला, ये समझ में आ गया होगा। ये फंक्शन ये आ गया फंक्शन, कंफर्म। ये फंक्शन, ये सारे फंक्शन है बच्चों, a to b, ठीक है। अब दोबारा एक बार समझेंगे दोनों, इन दोनों को समझेंगे बच्चों। ये तुम्हारी समझ में आई गई, यहां समझने की बात करते हैं। सिर्फ इधर ध्यान देना, कंसंट्रेट करने अपने आप को। मैंने बताया 1 1 का दूसरा नाम क्या है भैया, इंजेक्टिव। क्या मैनी वन का दूसरा नाम है, नहीं कोई दूसरा नाम नहीं है भैया। यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहां देखना हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होगी, ठीक है, और हर एलिमेंट की सिंगल प्री इमेज होगी जो ले ली। चलो इसको उल्टा समझते हैं, हर एलिमेंट की सिंगल प्री इमेज होगी, हर एलिमेंट की सिंगल प्री इमेज नहीं होगी। 1 की इमेज एक से ज्यादा हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। सपोज कीजिए मैं एक और एग्जांपल लूं, ये लगाया मैंने, एक एग्जांपल और लूं मैनी वन के लिए। ये भैया ये आ गया a और ये आ गया b, यहां पर आ गया 1 2 3 4 और यहां पर आ गया x। तो x नहीं यहाँ लिखो आप 5, या चलो 1 लिख देते हैं, 1 की 2 3 4, भैया सबकी इमेज सेम हो सकती है, ठीक है। जब सेम हो सकती है बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर इस एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेजेस है,
एक कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, बच्चों वो कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। फंक्शन का मीन्स होता है कि एक रिलेशन, एक एलिमेंट की यानी सिंगल इमेज होनी चाहिए, लेकिन उस एलिमेंट की सिंगल जरूर नहीं कि सिंगल प्री इमेज हो, यानी कि इस एलिमेंट की सिंगल इमेज तो है लेकिन इस एलिमेंट की सिंगल जरूर नहीं कि प्री इमेज हो। प्री इमेज एक से ज्यादा भी हो सकती है। जब एक से ज्यादा प्री इमेज होती हैं उसे बोलते हैं मैनी वन, और जब सिंगल प्री इमेजेस होती हैं तो इसे बोलते हैं वन वन। इसका मतलब ये बताइए ये वन वन है कि नहीं, ये वन वन है कि नहीं, वन वन है। क्या ये वन वन है, वन वन है। क्या ये वन वन है, वन वन है। क्या ये वन वन है, नहीं है, मैनी वन है, क्योंकि एक से ज्यादा प्री इमेज है। बच्चों ये चार कंफ्यूजन अगर आपके दूर हो गए तो मैं चार टाइप और बताऊंगा, तो ये सारा पार्ट खत्म जो मैं सिखाने जा रहा हूं काइंड्स ऑफ फंक्शन की। 8 काइंड्स हैं, एक टाइप है, एक टाइप में मैं 4 सिखा चुका हूं। अगर ये 4 आ गए तो नेक्स्ट और बहुत जल्दी होने वाले हैं, इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। सबको वन वन देखो भाई, इनटू समझ में आ गया, ऑन टू समझ में आ गया, थोड़ा हट जाता हूं, वन वन समझ में आ गया, मैनी वन समझ में आ गया या नहीं, सोच के बताइए जरा थोड़ा सा। वन वन ऑन टू, वो सॉरी इनटू, ऑन टू, वन वन, मैनी वन, ये चार टाइप कंफर्म करो भैया। लाइफ में बहुत काम आएंगे, सिर्फ 12th के लिए 11th के लिए नहीं बता रहा भैया, मैं बता रहा हूं आगे की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जगह काम आएंगी सारी चीजें। अब आएंगे बच्चों हम लोग, इनको अगर ये क्लियर हो गया है तो मैं इसको करूंगा थोड़ा सा रफ, और अब आगे की बात को ले लेते हैं बहुत जल्दी से भैया। अब इन्हीं एग्जाम्पल को हम लेंगे, ज्यादा नए नए एग्जाम्पल नहीं ले रहे क्योंकि बार बार नए नए एग्जाम्पल लेंगे तो लोग कंफ्यूजन करते हैं। अब मैं इसके 4 काइंड बताऊंगा। अदर्स, उसे बोलते हैं फिफ्थ, उसे बोलते हैं सिक्स, उसे बोलते हैं 7 और 8, यानी कि 8 काइंड्स के इसके हमें सीखने पड़ेंगे फंक्शन के। इन दोनों को ऐड करो भैया, इन दोनों को ऐड करो, इनटू वन वन, इसका नाम दोनों को मिला के रख दिया वन वन इनटू फंक्शन, एक नाम आ गया, यानी दोनों चीज होनी चाहिए, वन वन भी होना चाहिए और इनटू भी होना चाहिए। दूसरा हमने बताया वन वन ऑन टू, इन दोनों को मिला दो भैया। दूसरा आ गया वन वन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, देखो कितना इजी हो गया। जब हमने ये 4 अगर ढंग से नहीं सीखेंगे तो ये नहीं आएंगे बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं। जब ये 4 सीख लेंगे स्टार्टिंग के तो हमें बहुत इजी लगने वाले हैं। अब आएंगे मैनी वन से, वही बात करेंगे, इसे हटा दो, मैनी वन इनटू, मैनी वन इनटू, अब कौन सा आएगा भैया नेक्स्ट, जल्दी बताओ। जो हमारे पास वन वन इनटू, वन वन ऑन टू, मैनी वन इनटू, मैनी वन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अरे वाह, क्या, चलो फंक्शन नहीं लिख रहा, फंक्शन भी चलो लिख देते हैं, यहां भी लिख दिया तो यहां लिख देते हैं फंक्शन, इजीएस्ट तरीके से करो फंक्शन। देखिए भैया ये बनाया नया वन वन इनटू, यानी वन वन भी होना चाहिए और इनटू भी होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो एग्जांपल हमने लिया था, एक मैपिंग से ही सीखेंगे, ए हो गया, बी हो गया, फंक्शन हो गया, वही एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स्ट्रा एग्जांपल को नया ले रहे, एक्स वाई जेड 1 2 3 4, भैया x की इमेज है 1, y की इमेज है 2, z की इमेज है 3 या 4, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो तो आपकी मैपिंग है, आपका डिपेंड करेगी रिलेशन पर। भैया 1 1 है कि नहीं, एक एलिमेंट की प्री इमेज सिंगल है कि नहीं, बताइए बहुत जल्दी। 1 की प्री इमेज x, 2 की प्री इमेज y, z4 की प्री इमेज z, कोई दो प्री इमेज नहीं है। क्या कोई कम से कम एक एलिमेंट इसमें खाली बचा हुआ है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है? है। यहां पर एक एलिमेंट ऐसा है 3 जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये 1 1 भी हो गया और आपका ये इनटू भी हो गया। अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा भैया ये इनटू फंक्शन है कि नहीं, है, इनटू है। 1 1 है कि नहीं, 1 1 भी है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, 1 1 भी हो गया, इनटू भी हो गया, यानी पहला वाला एग्जांपल भी यही काम करेगा, तो 1 1 इनटू फंक्शन हो जाता है। कंफर्मली आपको आ गया, हो गया। अब दूसरी बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। भैया इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, ये आ गया ए फंक्शन, ये आ गया सॉरी सेट, ये आ गया बी, और यहां पे आ गया फंक्शन, यहां पे आ गया एक्स वाई जेड 1 2 3। भैया 1 की इमेज, x की इमेज 1, y की इमेज आगे पीछे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है,
सिंगल है, y की बेस 3 z की बेस 2, आगे पीछे इस तरह से क्रॉस में आ सकता है बच्चों, कोई बात नहीं है। तो ये या सिंगल सिंगल बना दो, कैसे भी बना दीजिए, अगर आप चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हो कि 1 की y की बेस 2 और z की बेस 3, या हो सकता है कि क्रॉस में हो, कोई भी आगे पीछे भी हो सकती है बच्चों। तो x की बेस सिंगल, y की बेस सिंगल, z की बेस सिंगल तो होगी ही, लेकिन क्या 1 की प्री इमेज सिंगल है? यस, x, 2 की प्री इमेज y और 3 की प्री इमेज z, सिंगल सिंगल है भैया, तो 1 1 तो है। क्या ऑन टू भी है? ऑन टू का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं होनी चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो। हाँ, सबकी प्री इमेज है भैया, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू कहलाएगा। और इसका एक नाम दिया गया मैथमेटिशियन ने, इसका नाम दिया वाइजेक्टिव फंक्शन, यानी दोनों अगर मिल गए 1 1 और ऑन टू, ध्यान रखना 1 1 ऑन टू मिले, इसका एक नाम आ गया वाइजेक्टिव फंक्शन। क्या ये तीन नाम याद रहेंगे? सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन को कहते हैं, इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन को कहते हैं, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बाइजेक्टिव कहलाता है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो बाइजेक्टिव, तीन नाम याद रहेंगे भैया। अब आप ये दोनों तो समझ ही गए होंगे, जब मैंने इतना बता दिया तो ये भी समझ गए होंगे कि मैनी वन इनटू का मतलब क्या होगा, कि एक अगर ये मैनी वन है और इनटू है, दोनों को मिला दीजिए, मैनी वन इनटू फंक्शन बन गया। और मैनी वन इनटू कौन से कहलाएगा भैया? जब वो हम दोनों को इन दोनों को मिला देंगे। तो चलो मैनी वन ऑन टू आ गया ये वाला, ठीक है। चलिए एक बार एग्जांपल कर ही लेते हैं भैया। ये रखा है हमने, ये x आ गया ये, और ये आ गया b सेट, और ये इसका आ गया फंक्शन। उसके बाद यहां पर ले लेते हैं x y और z 1 2 3 ले लेते हैं, सपोज कीजिए भैया इसकी इमेज ये वाली है, इसकी इमेज भी ये वाली है, और इसकी इमेज है 3। अब बताइए क्या ये 1 1 है? क्या 1 1 है? नहीं है 1 1। क्यों नहीं भैया? 1 की प्री इमेज 2 है, एक से ज्यादा हो, 3 भी हो सकती थी, 10 भी हो सकती थी, 20 भी हो सकती थी, लेकिन एक से ज्यादा है, 2 भी है, 3 भी है, तो ये 1 1 नहीं कहलाएगा, सीधा सा कहलाएगा मैनी वन भैया। तो ये x यहां पर ये मैनी वन तो साफ दिख रहा है। अब देखेंगे इनटू है कि नहीं। इनटू के लिए क्या देखना पड़ता है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट तो नहीं बचा, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा तो नहीं बचा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है ना? 2 फालतू है यहां पर जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ये क्या हो गया? मैनी वन इनटू फंक्शन। अब आप तो समझ ही गए होंगे इसमें मैं क्या मैपिंग करूं, फिर भी भैया लास्ट एग्जांपल मैं बता देता हूं उसका, x y z, तो ये आ जाएगा 1 2 3। अब यहां पर 1 2 ही ले लेते हैं, चलो 3 नहीं लेते हैं। ये आ गया a, ये आ गया b, ये आ गया आपका फंक्शन। भैया x की इमेज y की इमेज सेम है और z की इमेज 2 है। मैनी वन तो है भैया, 1 1 तो नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा प्री इमेज है 1 1 की। और क्योंकि यहां पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो ये ऑन टू ही हो गया। अब मुझे बताओ रिलेशन के काइंड्स में आपने क्या सीखा, फंक्शन के काइंड में क्या सीखा? क्या ये वीडियो आपके लिए, क्या ये अब तक का जो वीडियो बनाया मैंने, अभी तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, बहुत बड़े तरह से करेंगे, लेकिन क्या ये पार्ट कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये नहीं हुआ तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमने क्या सीखा। हमने सबसे पहले सीखा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रिलेशन, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, हमें याद हुए कि नहीं, हमें आए कि नहीं, और व्हाट इज, हमें समझ में आए कि नहीं, याद नहीं करनी, समझ में आए कि नहीं, क्लियर होने चाहिए। और हमें क्लियर क्या हुआ कि ये फंक्शन के काइंड्स ये आना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो यहाँ तक, अगर ये बहुत लंबा वीडियो जा रहा है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में बना सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो होपफुली ये वीडियो, ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस को हम और एग्जांपल्स को नेक्स्ट वीडियो में बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं सही रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो में, चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे जितने चैप्टर्स हैं सबके वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन वाले चैप्टर है ना, बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तो चलिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।